नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए यूट्यूब वीडियो में। जो अपन ने पिछला वीडियो डाला था उसमें अधूरा अपन ने सिलेबस लिया है, उसके आगे का सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें ज़्यादातर जावा का पोर्शन और जो कोड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो जावा में सबसे पहला ही क्वेश्चन रहता है कि एप्लेट क्या होता है, जावा के अंदर एप्लेट क्या है। तो जावा में एप्लेट क्या है कि स्मॉल एप्लीकेशन है, यानी कि जावा का जो कोड लिख रहे होंगे उसमें एक अपन एप्लेट अगर इंसर्ट करते हैं तो एक स्मॉल एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। एक सिक्योर प्रोग्राम है दैट रन इनसाइड वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर में डाउनलोड होगा और उसी में रन करने लग जाता है। सब क्लास ऑफ जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट, यानी कि जो एप्लेट होता है वो एक तरीके से सब क्लास है, क्लास की क्लास होती है, सब क्लास है। और कौन से का? जावा डॉट एप्लेट का। एन इंस्टांस ऑफ सब क्लास, और इंस्टांस है सब क्लास ऑफ जावा डॉट एप्लेट का। तो ये है एप्लेट। एप्लेट को दिखाया कैसे जाएगा, कैसे एम्बेडेड किया जाएगा, कैसे इंसर्ट किया जाएगा। तो एक टैग होता है इसका, जो एप्लेट टैग, वो कैसे रहता है कि एप्लेट रहेगा, उसके बाद इसको क्लोजिंग टैग रहेगा एप्लेट वाला फॉरवर्ड स्लैश के साथ। एप्लेट का कोड कैसे लिखा जाएगा? एप्लेट, फिर उसमें कोड आता है कि कौन सा कोड अपन दिखा रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड एप्लेट हो गया, फिर कोड बेस होगा, क्लासेस हो गया, इसकी साइज वाइज दिखाने के लिए एप्लेट बन। तो ये ऐसे करके अपना एप्लेट वर्क करता है। जितने भी एप्लेट्स होते हैं उसके कुछ मेथड होते हैं कि वो उसके कौन कौन से चार मेथड होते हैं मेनली। वो कौन कौन से मेथड है? इनिशिएट या इनिशियलाइजेशन के लिए INIT होगा, फिर स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, डिस्ट्रॉय होगा। ये कैसे काम करते हैं? मान लीजिए कोई एप्लेट है, उसको वो जो शुरू में स्टार्टिंग में लोड हो रहा होगा तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। जब वो काम कर रहा होगा, जब वर्किंग में होगा, जब रन कर रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब स्टार्ट मेथड यूज हो रहा होता है। जब उसको बंद किया जाता है तो स्टॉप मेथड होगा। और मान लीजिए आपने वो वेब ब्राउजर बंद कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी, तो उस टाइम वो डिस्ट्रॉय होगा, तो ये बंद करने पे होगा। तो ये भी केवल एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये केवल एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा। कॉमनली स्टार्ट और स्टॉप भी सिंगल टाइम यूज होते हैं, लेकिन कई बार स्टार्ट और स्टॉप मल्टीपल टाइम भी यूज हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जैसे अगर अपन ने कोई वेबसाइट रिफ्रेश किया कुछ तो उस टाइम हो सकता है। टोकन्स क्या होते हैं जावा के अंदर? जावा के मेनली जो टोकन्स है वो है आइडेंटिफायर है। किसी भी, जैसे अपन कोई कैरेक्टर लेते हैं कि या इंट लेते हैं कि ABCD कुछ भी, तो वो आइडेंटिफायर्स हो जाते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ लिटरल्स होते हैं, लिटरल कुछ ऑपरेटर होंगे, कुछ सेपरेटर होंगे, और कुछ कमेंट्स होते हैं। तो ये टोकन्स हैं, यानी कि आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल्स, ऑपरेटर, सेपरेटर और कमेंट्स जो होते हैं, ये टोकन्स होते हैं जावा में। इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डेटा डिक्लेरेशन कैसे किया जाएगा, कि जैसे बूलन है, लूप है, ये सब टोकन में आते हैं। और ये आइडेंटिफायर होते हैं कि बाइट, कैरेक्टर, ये कीवर्ड है, ये जो होते हैं ये प्रीडिफाइंड है, इनमें अपन चेंज नहीं कर पाते। केस सेंसिटिव होते हैं ये सारे, कि जैसे अगर कैपिटल है तो उसको कैपिटल अलग माना जाएगा, स्मॉल है तो स्मॉल अलग माना जाएगा। ये सारे कीवर्ड्स है। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे बूलन है, बूलन में बूलन आता है, ट्रू फॉल्स वाला आ जाता है। लूप कीवर्ड होते हैं, ब्रेक होते हैं, कंडीशनल कंडीशनल कीवर्ड होगा, एक्सेप्शनल कीवर्ड होगा, स्ट्रक्चर कीवर्ड होगा, मॉडिफायर एंड एक्सेस कीवर्ड होंगे। ये कैसे होते हैं? सबसे पहले जैसे डेटा डिक्लेरेशन, यानी डेटा का जो डिक्लेयर कर रहे होंगे वो डेटा डिक्लेरेशन कीवर्ड में आते हैं। डेटा में बूलन हो सकता है 0 1, बाइट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है CHR, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इंट, लॉन्ग और शॉर्ट। जैसे ये सब रहते हैं। जैसे किसी भी इंटीजर को इनपुट करवाने के लिए, फ्लोट किसी डेसिमल वाले को प्रिंट करवाने के लिए, डबल जिसकी वैल्यू ज़्यादा लंबी जा रही होती है उसको करवाने के लिए कैरेक्टर होता है, लॉन्ग यानी कि बड़े के लिए, शॉर्ट, ये सब होते हैं। लूप कीवर्ड में यानी कि बार बार जो लूप चलाए जा रहे हों उसके लिए, तो ब्रेक, कंटिन्यूस, डू, फॉर और वाइल लूप, ये सब लूप्स होते हैं। ब्रेक और कंटिन्यूस कीवर्ड अपन यूज करते हैं सिंपली कहीं ब्रेक करने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए, और डू, फॉर और वाइल ये लूप के अंदर काम में आते हैं। कंडीशनल कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे केस हो गया, एल्स हो गया, इफ, स्विच, कंडीशन के हिसाब से ये काम करते हैं, और ये केवल सिंगल टाइम चल रहा होता है, इफ, ये स्विच, ये। एक्सेप्शन कीवर्ड क्या होते हैं? जैसे कैच हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम आता है, कैच, ट्राई, थ्रो, फाइनली। सब जैसे अपन एक्सेप्शन जब हैंडलिंग करते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले ट्राई करते हैं, फिर उसको कैच करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर थ्रो करते हैं कि क्या थ्रो होना चाहिए, फिर कैच करते हैं। तो ट्राई में अगर वो हो जाता है एग्जीक्यूट की वो एक्सेप्शन आ रही है, तो फिर थ्रो वाला अपन मैसेज कर रहे होते हैं और कैच वाला कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर कीवर्ड क्या होते हैं? स्ट्रक्चर कीवर्ड में एब्स्ट्रैक्ट, क्लास, डिफॉल्ट, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट्स, इंस्टांस ऑफ और इंटरफेस, ये स्ट्रक्चर कीवर्ड होते हैं, क्लासेस के स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। मॉडिफायर और एक्सेस कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? मॉडिफायर और एक्सेस कीवर्ड में ज़्यादा मेनली अपन पढ़ते हैं कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक और स्टैटिक।
ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और स्टैटिक पढ़ते हैं। तो जो स्टैटिक वर्ड में अपन लिखते हैं जावा में, वो क्या होता है, एक्सेस कीवर्ड होता है या मॉडिफायर बोल सकते हैं। पब्लिक सारे पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड केवल वही क्लास यूज कर सकती है, प्राइवेट वही जो क्लास होगी वो यूज़ कर सकती है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं। थ्रेड्स होते हैं, ट्रांजिट और वॉइड होती है, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे फॉल्स, इंपोर्ट, नल, पैकेज, रिटर्न, सुपर, दिस, ट्रू, ये कुछ अलग से कीवर्ड्स होते हैं जो अपन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। कमेंट्स जावा में कैसे दिखाएंगे, सी के अंदर और सी प्लस प्लस में फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इस ये सेम होता है सी और सी प्लस प्लस में भी। ये वाला भी सेम होता है, डबल अपन स्लैश लगा देते हैं, उसके आगे जितना भी लिख रहे होंगे एंड लाइन, जो भी लाइन होगी एंड मतलब एक सिंगल लाइन होगी उसमें ये दिखा रहा होगा, वहाँ तक वो उसको इग्नोर करेगा कंपाइलर, और वो एक तरीके से कमेंट की तरह यूज होगा। इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले में क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है, जहाँ से स्टार्ट वहाँ खत्म, वो एक सिंगल लाइन में जाता है। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ पूरा लिख सकते हैं अपन, कि अपन स्टार्ट किया और नीचे तक पूरा जैसे ये लिखा हुआ, यहाँ में फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टार लगा के यहाँ स्टार स्लैश लगा दूंगा तो ये पूरा कमेंट बन जाएगा मेरा। फाइनलाइज मेथड क्या होता है जावा में, तो इन जावा फाइनलाइज मेथड या फाइनलाइज जो फंक्शन है इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। यानी कि कोई भी मेथड अगर वो गार्बेज से वैल्यू ले रहा है, गार्बेज से कलेक्ट कर रहा है वैल्यू, तो उससे पहले ये रन होता है। दिस मेथड कैन बी ओवररिडन टू परफॉर्म एनी क्लीनअप ऑपरेशन दैट आर नेसेसरी बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात, कोई मान लीजिए मेथड है, वो डिस्ट्रॉय जब हो रहा होगा तो उसकी जो वैल्यूज है उसको पूरी तरह से ये क्लियर कर देता है और रिटर्न कर देगा, जीरो में ला देगा। डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप जैसे अपन ने ऊपर भी पढ़ा है कि इंट, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप भी बोलते हैं उनको, डेटा का डिक्लेरेशन कर रहे होंगे कौन सा टाइप का होगा। तो दो तरह के मेनली डेटा टाइप पढ़ते हैं अपन, प्रिमिटिव डेटा टाइप और डेराइव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में क्या होंगे, ये इनबिल्ट होते हैं, ये पहले से बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे एक जावा के या सी के, सी प्लस प्लस के, और ये इनबिल्ट होते हैं यानी कि पहले से प्री डिफाइंड भी होते हैं। इसमें जैसे इंट हो गया, इंट में रिप्रेजेंट क्या करेगा, नंबर्स को। फ्लोट और डबल में क्या करते हैं, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको प्रिंट कराने के लिए फ्लोट और डबल का यूज करते हैं। कैरेक्टर में एक सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन कराने के लिए या प्रिंट करवाने के लिए अपन कैर का यूज करते हैं, और कैरेक्टर को दिखाने से पहले एक सिंगल कोट लगाया जाता है हमेशा ऊपर। बूल या बूलन जो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स वैल्यूज दिखाता है। अपने सी और सी प्लस प्लस में 0 और 1 लेके चलते हैं, और जबकि ये जो अपना जावा होगा उसमें ट्रू और फॉल्स सीधा लिखते हैं। वॉइड क्या होगा, ये एब्सेंट ऑफ ए डेटा टाइप होता है। वॉइड यानी कि ब्लैंक बोल सकते हैं अपन, ब्लैंक डेटा टाइप होता है, इसमें जो भी डेटा आ रहा होगा उसको वो प्रिंट करवा रहा होगा। सी प्लस प्लस में इसको ज़्यादा यूज करते हैं। डेराइव डेटा टाइप यानी कि जो अपने पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनका यूज करके एक नया डेटा टाइप बना ले तो उसको कहेंगे डेराइव डेटा टाइप। सबसे पहला ही इसमें एरे आता है, और एरे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। क्यों, क्योंकि एरे अपने एक अलग से क्वेश्चन में जाता है कि एरे क्या होता है। तो एरे होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। मान लीजिए इंटीजर टाइप का अपन एरे बना रहे हैं, 10 इंटीजर रख रहे हैं उसमें, तो अपन एक इंटीजर इंट कर लेंगे, इंट एक उसका नाम दे दिया कि ए है, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 लिख देंगे, तो 10 एक एरे बन जाएगा 10 इंटीजर्स का, और वो कहलाएगा अपना कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप, और उसको कहेंगे एरे। स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्ट भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है, और ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो स्ट्रक्ट में और एरे में यही फर्क है कि एरे तो सेम टाइप की डेटा टाइप यूज करता है, जबकि स्ट्रक्ट क्या करेगा, डिफरेंट डेटा टाइप यूज करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपैरिजन भी आ जाता है स्ट्रक्ट और एरे में, तो यही है। यूनियन क्या होता है, ए मेमोरी लोकेशन दैट कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एट डिफरेंट टाइम्स। यूनियन में क्या होगा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जो होते हैं उनके मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रखेगा, होल्ड करेगा। पॉइंटर भी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। पॉइंटर भी क्या होता है, एक वेरिएबल होता है डेट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और ये यूज क्या क्या होगा इसका, कि बिना अपन उसके वेरिएबल के नाम जाने पर उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए पॉइंटर काम में आता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये दो एक तरीके से फंक्शन आते हैं जावा में, तो इनका यूज क्या होता है वो अपन देखते हैं। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में इसका पर्पस क्या है, इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब अपन बना रहे होते हैं तो उसको कंस्ट्रक्ट जो है वो उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, इनिशियलाइज करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा
क्लीन अप रिसोर्स बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो अपन ने बनाया, उसका काम खत्म हो गया है, अब वो डिस्ट्रॉय होगा तो उससे पहले उसको क्लीन करने का काम डिस्ट्रक्टर करेगा। इन्वोकेशन क्या होता है? ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लीजिए कोई क्लास है स्टूडेंट और उसकी है आईडी, तो स्टूडेंट डॉट आईडी जैसे अपन ने वो एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो बनाते ही ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है? ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। जैसे ही वो गार्बेज कलेक्टेड होगा, उसका काम खत्म होगा, वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, कॉल हो जाता है। कीवर्ड क्या होगा? इसका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं होता, ये ऑटोमेटिक बनता है, तो नो स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। डिस्ट्रक्टर के लिए अपन क्या करते हैं? टाइडल वाला साइन लगा देते हैं। टाइडल का साइन होता है, इस साइन को लगा दो तो उससे दिखाता है, वो बता देता है कि ये डिस्ट्रक्टर होगा अपना। और किसके नाम आएगा? डिस्ट्रक्टर नेम। सिंबल यूज बिफोर द डिस्ट्रक्टर नेम। जो भी अपनी क्लास आ रही होगी, जो भी अपना ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, उससे पहले अपन ये टाइटल का साइन लगा देते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टर का काम अपने वो कीवर्ड हो जाता है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर, जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये कंस्ट्रक्टर के एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं। और ये जो डिस्ट्रक्टर होता है, ये हमेशा लगभग प्राइवेट के में ही डिक्लेयर किया जाता है। इसमें एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों हो सकते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर में केवल प्राइवेट होता है। प्राइवेट कीवर्ड एंड पब्लिक कीवर्ड, इनके फीचर क्या है? मतलब ये प्राइवेट और पब्लिक अपन यूज करते हैं तो इससे होता क्या है? तो जैसे पहला एक्सेस लेवल, जो पब्लिक है, सॉरी प्राइवेट जो है, प्राइवेट में क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट्स एरिया टू द मेंबर विद इन द सेम क्लास। यानी कि सेम क्लास में तो वो यूज करने देगा, लेकिन उससे बाहर अगर कोई क्लास यूज कर रही है तो उसको यूज करने नहीं देगा। पब्लिक में क्या होगा? ये ऑल द मेंबर्स फ्रॉम एनीवेयर। कहीं पे भी जो पब्लिक कीवर्ड लगा दिया तो उस पूरी क्लास में वो कोई सा भी उसको यूज कर सकता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लास। प्राइवेट के अंदर अपन इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास का मेथड किसी दूसरी क्लास में अपन यूज कर रहे हैं तो उसको इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, या एक क्लास से दूसरी सब क्लास बनाई जा रही होती है तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसमें प्राइवेट में इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता है, लेकिन पब्लिक में इनहेरिटेंस अलाउ होता है। एनकैप्सुलेशन, एनहांस एनकैप्सुलेशन बाय हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ये एनकैप्सुलेशन को और मजबूत बनाता है, एनहांस करता है, क्योंकि सारी यूजेस अच्छे से हो पाते हैं। तो हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स और रिड्यूस एनकैप्सुलेशन बाय एक्सपोजिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। यानी कि पब्लिक होगा तो उसको बाहर कोई भी यूज कर पा रहा होगा, तो उससे एनकैप्सुलेशन को वो वीक बना देता है, जबकि प्राइवेट के हिसाब से वो एनकैप्सुलेशन को मजबूत बना के रखेगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में? जावा में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, अपन वो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? इन जावा ऑपरेटर्स आर स्पेशली सिंबल होंगे दैट परफॉर्म ऑपरेशंस और ऑपरेंड्स। वेरिएबल और वैल्यूज हो सकती है। देयर आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप। कौन कौन से होता है? सबसे पहला अर्थमेटिक, यानी कि जो कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल काम आते हैं अर्थमेटिक में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जो परसेंटेज का साइन है ये हमेशा मॉड्यूलों के लिए काम आता है, और ये क्या देता है? अपने को रिमाइंडर देता है। ध्यान देना है कि रिमाइंडर जब भी अपने को निकालना होता है तो अपन मॉड्यूलस या किसका इस्तेमाल करेंगे? परसेंटेज के साइन का। इंक्रीमेंट करना हो सिंगल तो प्लस प्लस, डिक्रीमेंट करना हो माइनस, डबल टाइम करना होगा। रिलेशन ऑपरेटर्स, यानी कि रिलेशन दिखाने के लिए होता है कि उसके लिए क्या होगा? ग्रेटर देन के लिए लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यानी कि इक्वल है पूरा, उसके लिए अपन डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। और नॉट इक्वल टू होता है तो एक एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद इक्वल लगाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड होता है। जो भी अपने लॉजिकल गेट होते हैं उनकी तरफ अपने को यूज करवाना होगी, जैसे एंड लगा दिया। एंड में क्या होता है? रिटर्न द ट्रूथ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। जब एंड में क्या होगा? जब सारे ट्रू होते हैं तभी केवल ट्रू देता है, नहीं एक भी फॉल्स होता है फॉल्स दे देता है। तो ये उसके लिए होगा 1 1, क्योंकि एंड गेट में 1 1 की वैल्यू 1 आती है, बाकी अगर 1 0 0 1 आता है तो 0 हो जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होगा? सॉरी, और में क्या होगा? और में क्या होगा? रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू। अगर एक भी ट्रू हुआ तो ये ट्रू दे देता है। और नोट गेट में क्या होगा? उल्टा कर देगा, कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? जो एक सिंगल बिट पे काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर वो होते हैं बिट लेवल पे ऑपरेशन पे काम आते हैं ये। एंड होता है, और होता है, एक्सोर, बिटवाइज नोट होगा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। ये जो बिटवाइज नोट है, ये यहाँ अपन सोचेंगे कि ये जब ऑपरेटर के सामने लगेगा तो ये अपने डिस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा, तो डिस्ट्रक्टर की तरह कभी नहीं काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है और यहाँ एक आइडेंटिफायर का नाम आता है।
असाइंड ऑपरेटर, मतलब असाइनमेंट के ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे इक्वल लगा दिया, सिंपल असाइन कर दे कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। एडिशन असाइनमेंट, ये अपना सिंपल होता है कि अपन जैसे ए में बी ऐड कर रहे हो, तो ए के अंदर बी ऐड करना है और ए में स्टोर करना है, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे। लेकिन एडिशन असाइनमेंट लिख सकते हैं कि ए प्लस इक्वल टू बी, तो उसमें बी जो होगा वो अपने आप ऐड हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर और मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर अपन दिखाते हैं, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में लेंगे कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कंडीशन। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो होगा वो कंडीशन, कंडीशन के बाद अपन क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, ये बहुत ही जरूरी चीज है। कंडीशन का साइन के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा कि अपने को कौन सी एक्सप्रेशन करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, या कोई चेंज लॉजिकल लगाना है कि ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है, वो देखना। जिससे अपन ने ये पढ़े जो रिलेशन देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल, तो वो वाला होगा। उसके बाद एक्सप्रेशन 2 होगा कि अपन एक इंक्रीमेंट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे वो, तो कंडीशन चेक होगी, फिर ये चेक होगा। अगर ये ट्रू होता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो एक्सप्रेशन 1 कॉल होगा। अगर एक्सप्रेशन ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर एक्सप्रेशन 2 कॉल होता है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट इन थ्रेड। थ्रेड होता है कोई भी प्रोसेस अपना जो हो रहा होता है वो कुछ टुकड़ों में चल रहा होता है या थ्रेड्स में चल रहा होता है। तो थ्रेड क्या होता है ये अपन देखते हैं। थ्रेड के स्टेट्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले न्यू होगी, तो कोई सा थ्रेड आ रहा होगा तो वो न्यू होगा कि थ्रेड हैज क्रिएटेड, थ्रेड हैज बीन क्रिएटेड बट हैज नॉट एट स्टार्ट एग्जीक्यूट। वो क्रिएट हुआ है लेकिन अभी तक रनिंग स्टेट में ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। रनेबल, जब रेडी टू रन हो जाएगा बट वेटिंग फॉर द सीपीयू। रनेबल कंडीशन में आ गया है लेकिन सीपीयू से टाइम ले रहा है, वो सीपीयू बिजी है तो अभी तक सीपीयू उसको वर्किंग में नहीं लेके आए। फिर रनिंग स्टेट आती है जब सीपीयू से वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ब्लॉक्ड होगा जब मान लीजिए कुछ इवेंट ओकर हुआ, या डेडलॉक टाइप का जब अपन पढ़ते हैं, डेडलॉक पढ़ते हैं उसमें कुछ वेटिंग कर रहा हो किसी और इनपुट का या उसमें, तो ये आता है जब वो वेट कंडीशन में चला जाए उसको ब्लॉक कर दे, या सीपीयू उसको टाइम स्लाइस की वजह से ब्लॉक करके वापस भेज देता है। टर्मिनेटेड, जब थ्रेड अपना कंप्लीट हो जाए तो वो उसको फिनिश कर देता है और टर्मिनेट कर देता है। तो ये थ्रेड के स्टेट्स होते हैं। की कॉन्सेप्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने पिछले वाले में पढ़ा था कि ट्राई, कैच और थ्रो, इसमें एक तरीके से 3 होते हैं। ट्राई कैच मेनली जरूरी होता है। एक्सेप्शन पहले देख लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या होगा। जैसे एक्सेप्शन आर ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एरर और एग्जीक्यूशन एक्सेप्शनल कंडीशन। मान लीजिए कोई अपने कोड बना रहे हैं, अपने को लगता है कि यहाँ कुछ एरर आ सकता है, तो उसकी वजह से अपन उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अगर कोई अपन जैसे डिवीजन वाला बना रहे थे, अगर उसमें डिवीजन का सीधा सा बना दिए, नॉर्मल नॉर्मल सारे इनपुट्स होंगे तो वो रन होते जाएंगे, लेकिन जैसे ही डिवीजन बाय जीरो करेंगे अपन इनपुट में, तो वो फिर एरर आ जाएगा। वो उसको रन टाइम एरर आती है, वो एग्जीक्यूशन टाइम एरर नहीं आती, कंपाइल टाइम एरर नहीं होती है, रन टाइम एरर हो जाती है, तो उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। अब उसको हैंडल कैसे करेंगे, ट्राई कैच को लोग के थ्रू। जिसमें अपने को लग रहा है कोड में कि एक्सेप्शन आ सकता है उसको ट्राई में रखेंगे, फिर उसकी वजह से उसको कैच में और फिर थ्रो में भेजा जाता है। तो ये मेनली वर्क कैसे करता है, जैसे जावा के अंदर भी सेम सिमिलर, जावा और जो अपना सी है दोनों में एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी तरह की जाएगी। तो ये कैसे होता है कि जैसे अपन ने नॉर्मल क्लास ले रखी है अपने डिवीजन ऑन एग्जांपल के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपन ने लिया है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट के साथ, स्कैनर से स्कैन करवाया है एक न्यू स्कैनर स्कैन डॉट सिस्टम से, और आउट करवाया है एंटर एंड न्यूमिनेटर, और फिर एंटर करवाया है एक डिनोमिनेटर। पहले अपन एक न्यूमिनेटर यानी कि और डिनोमिनेटर एंटर करवाया। फिर अपन ने ये अगर ट्राई ब्लॉक में ना लेके सीधा करते कि इंट रिजल्ट डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और फिर प्रिंट करवा रहे होते रिजल्ट, तो इसमें होता क्या कि जब नॉर्मल इनपुट्स आ रहे होते कि 4 डिवाइड बाई 2, तो नॉर्मल चलता रहता, लेकिन जैसे डिनोमिनेटर 0 होता तो वो रन टाइम एरर हो जाती। तो इसीलिए अपन ने क्या किया कि ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा है इस वाले सेटअप को पूरे को, इसलिए इसको ट्राई ब्लॉक में रखा है। यहाँ अगर इसके एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल किया जा सकता है। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ 0 आता है, यहाँ अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा और एरर दिखा देगा। ये ट्राई जो है वो कैच को भेज देगा और यहाँ एरर दिखा देगा कि एरर डिवीजन बाय 0, ये हो जाएगा। अगर यहाँ एरर आएगा तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा और सीधा अपने को एरर दिखाएगा कि एरर डिवीजन बाय 0। ऐसे करके इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। वहाँ रन टाइम एरर को हैंडल कर लिया जाएगा। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है,
Method overloading is a feature in object-oriented programming that allow you to define multiple method with the same name but with the same with different parameters. यानी कि मेथड ओवरलोडिंग सीधा सा है कि कोई सा भी मेथड है उसको अपन बार बार यूज कर रहे हो विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स. मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट ले रहे हो अपन, लेकिन जो मेथड है अपना वो वही रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग. इसमें क्या होगा, केवल जो आर्ग्यूमेंट या जो अपन पैरामीटर पास कर रहे होंगे वो चेंज होंगे, बाकी मेथड सेम रहेगा. जैसे अपन ने कैलकुलेटर वाला क्लास लिया है, पब्लिक में लिया, इंट टाइप का लिया, एडिशन करवा रहे हैं, एडिशन एक फंक्शन हो गया अपना, इंट ए इंट बी करवा रहे हैं, रिटर्न ए प्लस बी देगा. डबल में ले लिए एड डबल बी और रिटर्न ए प्लस बी. फिर इंट ले लिया एड ए बी सी. अब देखिए अपन ने जो एड मेथड है, एड फंक्शन है, एड मेथड है, ये फंक्शन या मेथड तीनों मेथडों के नाम एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके पैरामीटर अलग अलग थे. तो जिस टाइप का इनपुट आ रहा होगा उसी टाइप वही फंक्शन इसमें से चल जाएगा. मान लीजिए आपने इनपुट दिया 5 और 3, 5 और 3 दिया, तो अपने को पता है कि इंटीजर 5 और 3 कौन से को फॉलो कर रहा है, कि इंट ए इंट बी टाइप वाले को फॉलो कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा. अगर मान लीजिए आपने डबल टाइप की वैल्यू दी होगी तो ये चल जाएगा, और अगर आपने 3 इंटीजर दे दी तो ये वाला रन हो जाएगा, ये 2 रन नहीं होंगे. तो ये इस तरीके से काम करते हैं मेथड ओवरलोडिंग. क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होंगे किसी भी अपने C++ में? तो क्लास क्या होती है? इन उप्स ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट दैट डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ a set of objects. It does not allocate any memory space. क्लास क्या होगी, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होगी, और वो कैसे काम कर रहे होंगे, तो उस सभी चीज़ को ये डिफाइन करता है, लेकिन ये मेमोरी लोकेशन को कहा नहीं करता है. जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंट ऑफ क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास से बनेगा और इट रिप्रेजेंट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी विद द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम क्लासेस एंड दे एलोकेट मेमोरी स्पेस टू स्टोर देयर डेटा. सीधा सा है कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है कि उप्स के अंदर अपन ये बनाते हैं, ब्लूप्रिंट है किसी भी कोड का, टेम्पलेट है किसी भी कोड का, और क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होंगे, और बिहेवियर होगा यानी मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, सेट ऑफ मेथड्स या सेट ऑफ फंक्शंस होगा, और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी होगा. इन सब का एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा. और जो ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरी बात, ये मेमोरी एलोकेशन का काम नहीं करता है. जबकि ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी क्लास से या क्लास का ही इंस्टांस होगा और उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही क्या करेगा, स्पेस को अलोकेट करेगा, मेमोरी लोकेशन का काम करता है. जैसे क्लास नेम लिया अपन ने कार की, क्लास बनाई, एक कार बनाई पब्लिक के अंदर, और फिर स्ट्रिंग ले लिया कलर टाइप का, और इंटीजर ले लिया स्पीड का. फिर वॉइड एक स्टार्ट अपन ने फंक्शन बनाया, उस पर सी आउट करवाया कि कार स्टार्टेड, और एंड लाइन कर दिया. दिस क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज कलर और स्पीड एंड मेथड स्टार्ट. यानी कि 3 चीज़ों को, कलर डिफाइन कर रहा है, प्रॉपर्टी स्पीड डिफाइन कर रहा है, और एक मेथड ही दिखा रहा है कि स्टार्ट वाला. ये इसके मेथड हो गए, ये एट्रीब्यूट्स हो गए या प्रॉपर्टीज हो गई, ये क्लास है. अब ये जो क्लास है इसी का अपन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई कार. तो उसको दिखाने का क्या होता है, माई कार डॉट कलर, माई कार डॉट कलर. उसका अपन ने जो एट्रीब्यूट है उसको यूज किया, उस क्लास कार वाले को, और अपन ने क्या दिखाया, क्लास थी अपनी कार, उसका अपने एट्रीब्यूट सब ऑब्जेक्ट बनाया माई कार डॉट कलर रेड, माई कार डॉट स्पीड 60 और माई कार डॉट स्टार. तो जब रन होते टाइम क्या होगा, उस क्लास जो वो क्लास है उसमें कलर में रेड हो जाएगा, स्पीड में 60 हो जाएगा, और स्टार्ट वाला जो फंक्शन है क्लास का वो रन कर जाएगा, तो उसमें हमको रेड 60 दिखा देगा. राइट C++ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. अब ये है कि C++ प्रोग्राम बनाना है जो पहले 10 नंबर्स को, पहले 10 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा होगा या डिस्प्ले कर रहा होगा. या अपन ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो है कि पहले 10 नंबर का या पहले 20 नंबर का एडिशन करवाना है, तो वो सबके लिए लगभग कोड सेम ही होता है, कुछ कंडीशन चेंज होती है उसमें, बाकी सब सेम होगा. तो कैसे किया है, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिया है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच भी आएगा, स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल लिए, यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट लिया है, इंट मेन. इंट मेन में क्या लिया है, इंट आई लिया है 1, इंटीजर आई की वैल्यू 1 ले ली है क्योंकि फर्स्ट ओड नंबर्स का पूछा है, तो पहला 1 लिया है. वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि जो आई की वैल्यू जब तक लेस देन 20 होगी, लेस देन या इक्वल टू 20 होगी, तब तक ये चलेगा. और सी आउट में क्या होगा, आई
सी आउट में क्या आएगा, आई आएगा और स्पेस आएगा, क्योंकि प्रिंट करवाना है अपने को। फिर अपन ने स्पेस दे दिया कि हर एक जो नंबर प्रिंट होगा उसके बाद स्पेस आता रहे। और फिर आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस इक्वल टू 2। तो ये अपना अपन ने यहाँ अपने ऑपरेटर लगा दिया है कि आई जो होगा उसमें आई की वैल्यू जैसे शुरू में 1 आ रही है, अब उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 1 के बाद 3 हो जाएगा। 3 होके वापस ये लूप चलेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 20 है तो फिर से सी आउट हो जाएगा 3। और फिर 3 में 2 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 5 भी इससे छोटा है तो फिर वो चलेगा और 5 टाइप होता जाएगा। जब तक ये 19 तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो कंटिन्यूस टाइप होते रहेंगे और ये लूप अपना चलता रहेगा। फिर सी आउट होगा, एंड लाइन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अपना पूरा प्रोग्राम और रिटर्न 0 इतनी प्रिंट करके दे देगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाता है। यहीं पे अगर मान लीजिए ओड की जगह इवन होता तो अपन यहाँ 2 से स्टार्ट कर देते। और मान लीजिए यहाँ होता है कि पहले 10 डिजिट्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ केवल अपन 1 लिखते, लास्ट का अपन लिख देते 10 लिख देते, और ये जो प्लस इक्वल टू 2 लिखा है यहाँ 2 खींच के 1 कर देते, कि यानी कि आई में हमेशा 1 ऐड करते जाओ और प्रिंट करते जाओ। तो ऐसा करके अपन प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एक सी प्लस प्रोग्राम बनाना है जो दिखाए कि इंटीजर इज प्राइम और नॉट, यानी कि प्राइम नंबर है या नहीं है, ये अपने को फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम, नेम स्पेस स्टूडेंट लिया है, बूलन टाइप लिया है, बूलियन की 0 1 में रिटर्न देगा, ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न देगा। इज प्राइम, इज प्राइम अपन ने एक फंक्शन बनाया है, इंटीजर एन टाइप का इसमें आर्ग्यूमेंट होगा, यानी कि जो वेरिएबल आ रहा होगा वो एन टाइप का आ रहा होगा। इफ एन लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि नंबर होगा अगर लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, रिटर्न करेंगे फॉल्स। और फोर लूप लिया अपन ने, इफ वाला स्टेटमेंट लिया, इफ ये हुआ तो ये चलेगा, एल्स में नीचे वाला, एल्स में आते ही नीचे वाली जो इफ है अगर उसके बाद एल्स नहीं लिखा है तो भी उसके जस्ट जो बाद जो लाइन होती है उसको एल्स स्टेटमेंट माना जाता है, वो चल जाता है। अगर ये हुआ तो एल्स में क्या चल जाएगा, फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 2 हुआ, या ये पहली कंडीशन आई है कि आई इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो वो चल जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये वाला चलेगा। उसके बाद अपन ने पैरामीटर लिया है कि आई लेस देन इक्वल टू, स्टेटमेंट लिया है कि स्क्वायर रूट एल लेना है और फिर आई में इंक्रीमेंट भी लगाना है। अब सबसे पहले ये चला, उसके बाद क्या होगा कि इफ एन परसेंटेज आई इक्वल टू 0, यानी कि 2 से डिवाइड करे और अपना जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 होगा तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और फिर लास्ट में चल जाएगा रिटर्न ट्रू। अगर ये जैसे चालू रहेगा होता जाएगा उसके बाद आखिरी में क्या होगा, रिटर्न 0 करेंगे, ट्रू करेंगे, यस वाला। इंट मेन अपना मेन फंक्शन ये है। इंट मेन अपना प्रोग्राम यहाँ से हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। तो इंट मेन अपन ने फंक्शन लिया, इंट एक नंबर टाइप का नंबर लिया, सी आउट में क्या किया, एंटर इंटीजर एक इंटीजर एंटर कीजिए, सी एन से उसको एंट्री करवा ली, हमने उसको मेमोरी में इंसर्ट करवा लिया। फिर अपना इफ चलेगा, इफ इज प्राइम नम, इज प्राइम नम फंक्शन आया है तो यहीं से फिर ये जंप हो जाएगा, ये इज प्राइम नंबर फंक्शन में यहाँ चला जाएगा, वो पूरा एग्जीक्यूट होगा और वहां से अपना आउटपुट निकल के आएगा। जो नम है उसकी वैल्यू अपने को यहाँ से मिलेगी कि नम की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, ट्रू फॉल्स किस चीज के अंदर दिया है, ट्रू या फॉल्स दिया है। तो वहां से अपना नम आ जाएगा, सी आउट नम होगा, इज ए प्राइम नंबर, जो नंबर अपन ने एंटर किया होगा, अगर प्राइम नंबर ट्रू होगा तो नम हो जाएगा, इज ए प्राइम नंबर। और अगर फॉल्स हुआ, एल्स हुआ, फॉल्स हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, इज नॉट ए प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 4 अपन ने एंटर करवा दिया, ये अपना फंक्शन था, यहाँ अपन ने नंबर 4 टाइप किया तो यहाँ इंट प्राइम 4 जाके होगा, फंक्शन चलेगा, 4 से आर्ग्यूमेंट पास किया अपन ने तो यहाँ 4 आ गया। 4 इक्वल टू लेस देन 1 है क्या, नहीं, तो ये वाला चलेगा। क्या आई इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, तो फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट करवाएंगे अपन, 3 है 4 है, अगर 4 है तो 4 होते ही अपना क्या चल जाएगा, ये इक्वल टू 2 ये हुआ और ये यहाँ से चल जाएगा, और जब डिवाइड कर रहे होंगे तो अपना क्या आ जाएगा, सॉरी एन की वैल्यू 5 थी, 4 थी, 4 डिवाइडेड बाई आई यानी कि 2 से डिवाइड किया और कहाँ चला गया, 0, 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो फॉल्स। तो ये फॉल्स होते ही अपनी वैल्यू देगा फॉल्स, यानी कि वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अपना एल्स वाला दिया है, एल्स वाला चल जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 5 होता तो 5 में अपन यहाँ करते और आई की वैल्यू प्लस प्लस तक जानी थी तो 5 तक जाता, आई की वैल्यू 2 3 4 5 से डिवाइड करता, 5 से डिवाइड करते ही वो उसमें आता है इक्वल टू 0, और यहाँ अपना था कि स्क्वायर रूट लेना। तो ऐसे करके अपन प्राइम नंबर का यूज कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू कन्वर्ट अपर केस और लोअर केस,
अपर केस और लोअर केस में किसी भी स्ट्रिंग को अपन चेंज कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा, आई स्ट्रीम तो है, इंक्लूड में लेंगे सीसी टाइप। ये क्योंकि इस जो हेडर फाइल है इसके अंदर अपना टू लोअर फंक्शन है, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट्स के फंक्शन होते हैं। सीसी टाइप में अपने स्ट्रिंग को अपर केस लोअर केस में जो चेंज करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे टू लोअर, वो फंक्शन अपना इसके अंदर है, इसीलिए अपन ये वाला हेडर फाइल यूज कर रहे हैं। सीधा सा एक स्ट्रिंग होगी str, सी आउट लिखेंगे कि एंटर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे और गेट लाइन कर लेंगे सीन में स्ट्रिंग के अंदर। जैसे हुई अपन ने गेट लाइन करवाया, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ जो होगी उस तक चलाना है और i में हमेशा इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और स्ट्रिंग जो i होगी यानी कि जो पहला कैरेक्टर होगा उसको 2 लोअर करते जाएंगे स्ट्रिंग i के लिए, और फिर i की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ऐसे पूरी स्ट्रिंग को अपन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लोअर केस में। और सी आउट में लिख देंगे कि कन्वर्टेड स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग जो भी होगी अपनी अब उसको प्रिंट करवा देंगे, एंड लाइन कर देंगे। इससे अपना एक स्ट्रिंग क्या होगा, लोअर केस में हो जाएगा। अपर केस में भी सिंपल है कि जब अगर लोअर केस में आ रहा है तो अपर केस के लिए अपर केस का फंक्शन लिखेंगे, केवल यहाँ पर अपना अपर केस का फंक्शन आएगा और पूरा फंक्शन जो कोड है वो यही रह जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एन एरे। इनके एक एरे को डिक्लेयर करना है, ऑब्जेक्ट्स बनाना है और उसको इनिशियलाइज करके उसको डिस्प्ले भी करना है। तो सीधा सा है, आई स्ट्रीम ले लेंगे यूजिंग नेम स्टूडेंट ले लेंगे, क्लास स्टूडेंट पब्लिक में लिया है, स्ट्रिंग लिया है नेम, इंट लिया है, एज लिया है स्टूडेंट की जो स्ट्रिंग है एन, अपन ने स्टूडेंट वाला नया फंक्शन बना रहे हैं, स्टूडेंट स्ट्रिंग एन इंट ए, स्ट्रिंग टाइप का इंटीजर टाइप का, नेम में एन स्टोर करवाएंगे, एज में ए स्टोर करवाएंगे, वॉइड डिस्प्ले और फिर डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट नेम, नेम के आगे नेम आ जाएगा, एज के आगे एज आएगा, एंड लाइन। और फिर अपन ने ऊपर वाला पूरा फंक्शन बंद किया है। अब अपना मेन फंक्शन ये है इंट मेन, तो सबसे पहले ये स्टार्ट होगा स्टूडेंट में तीन स्टूडेंट का एरे बनाना है, इसलिए स्टूडेंट्स अपने डेटा टाइप लिया और इसमें क्या ले लिया, ये जो है स्टूडेंट ये एक तरीके से अपना डेराइव डेटा टाइप होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डेराइव डेटा टाइप हो जाएगा। ये स्ट्रिंग में अपन ने 3 टाइप का लिया है और इसमें क्या लिया है, डिफरेंट डेटा टाइप, तो स्ट्रक्ट वाला डेटा टाइप हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट लिया है एलिस और 20 एज ले ली, स्टूडेंट सेकंड लिया बॉब और 22 और चार्ली और 19। तो ये अपन ने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में सबसे पहला अपन ने स्ट्रिंग में अपने स्टूडेंट्स के नाम दे दिए। तो सी आउट में क्या होगा, सी आउट में होगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एंड लाइन होगी 4, फिर फॉर लूप चलाया अपन ने इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 3 तक, इक्वल टू भी आएगा क्योंकि 3 स्टूडेंट्स है, सॉरी आई इक्वल टू 0 1 और 2, क्योंकि एरे होगा उसमें 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 0 1 और 2। तो आई इक्वल टू आई लेस देन 3 तक चला सकते हैं, या आई इक्वल टू 2 भी कर सकते थे, आई लेस देन और इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, आई में हमेशा इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, स्टूडेंट आई डॉट डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा, यानी कि स्टूडेंट डॉट ये कौन सी जगह है अपना फंक्शन, इसमें है, कौन से वाले क्लास के अंदर है, स्टूडेंट क्लास में जो फंक्शन है, यहाँ से अपना स्ट्रिंग जो इनपुट आ रहा होगा वो यहाँ से इक्वल टू कर देंगे और डिस्प्ले चल जाएगा कि नेम ये है और एज ये है और अपना प्रिंट हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये एंड लाइन लिखा है अपन ने तो हमेशा नीचे वाली लाइन में आता जाएगा, एंड लाइन नहीं लिखते हैं तो उस एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ ये प्रोग्राम्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो और मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के पेपर के लिए। धन्यवाद।